Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the last lecture, we have studied what is basic accounting equation and what are assets, liabilities, equity, revenues, expenses, investments and drawings. And so in this lecture, we will try to understand how the financial transactions affect the basic accounting equation. For that purpose, we will use financial transactions and then we will analyze how these financial transactions affect the basic accounting equation. So transaction 1 is Ray Neal decides to open a computer programming service. On September 1st, he invests $15,000 cash in the business which he names SoftBite. रे नील जो है एक ऑनर है और वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विसेज ओपन करना चाह रहा है और उस बिजनेस का नाम उसने सॉफ्ट बाइट रखा है और सितंबर 1 को उसने $15,000 कैश जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की। अब ये देखेंगे कि इसका इफेक्ट जो है वो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या है। In the transaction analysis, first we write the basic accounting equation. Assets is equal to liabilities plus owners equity. ट्रांजैक्शन क्या हुई थी? ट्रांजैक्शन ये हुई थी कि ऑनर ने जो है बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट किया $15,000 का। कैश जो है वो कंपनी का एसेट होता है, तो कैश इंक्रीज हो गया यानी एसेट्स इंक्रीज कर गए, इसलिए एसेट्स के नीचे हमने कैश लिखा है, उसके नीचे हमने अमाउंट लिख दी 15,000 और साथ साइन हमने लगाया प्लस का, क्योंकि प्लस का मतलब ये है कि एसेट्स इंक्रीज हो गए। और दूसरी साइड के ऊपर क्योंकि हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इक्विटी को इंक्रीज करते हैं, तो ऑनर्स इक्विटी में हमने लिखा आर नील कैपिटल, जो उस बंदे का नाम था, और साथ लिखा कैपिटल और हमने अमाउंट लिख दी 15,000। अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स पे देखें तो एक तरफ 15,000 है और दूसरी तरफ 15,000 है। इसका मतलब है कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस में है, इक्वल है, और ये इक्वेशन हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं है इक्वल तो इसका मतलब है कि हमसे कोई मिस्टेक हुई है। तो हमने जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपने ये पॉइंट नोट करना है कि उस ट्रांजेक्शन का एक से ज़्यादा अफेक्ट होगा। जैसे इस केस में इसके दो इफेक्ट से, एक तरफ एसेट्स इंक्रीज करके और दूसरी तरफ सेम अमाउंट के साथ इक्विटी इंक्रीज करके। So there is an increase in asset cash $15,000 and an equal increase in the owner's equity R nil capital $15,000. Transaction 2. SoftBite purchases computer equipment for $7,000 cash. जो बिजनेस है उसने कंप्यूटर इक्विपमेंट परचेज किया है $7,000 कैश के ऊपर। हम ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने क्योंकि कैश पे किया है बिजनेस ने और इक्विपमेंट परचेज किया है बिजनेस ने। इक्विपमेंट बिजनेस का क्या होगा? इक्विपमेंट बिजनेस का एसेट है क्योंकि बिजनेस ने उसको उस इक्विपमेंट को ओन कर रही है, उसको उसने परचेज किया और उसके अगेंस्ट उसने कैश पेमेंट की। तो इसका मतलब है कि एक तरफ से इक्विपमेंट इंक्रीज कर जाएगा और दूसरी तरफ से कैश डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमने कैश पे किया है। कैश पे करने का मतलब ये है कि बिजनेस में से कैश जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, बिजनेस के अंदर नहीं आ रहा। पेमेंट का मतलब होता है कि कैश डिक्रीज करेगा। तो $15,000 हमारे पास पहले कैश अवेलेबल था और अब जो है वो $7,000 उसमें से हमने पे कर दिया। तो 15 में से $7,000 लेस करते हैं तो ये $8,000 बन जाएंगे और इक्विपमेंट के नीचे हमने लिख दिया है $7,000 प्लस, यानी 7,000 से एसेट इंक्रीज हुआ। और उसके बाद जो है हमने नीचे लिखा है 50 में से 7 निकाले तो 8 हो गया, 7,000 हमने एज इट इज लिख दिया और विच इज इक्वल टू $15,000। तो 7 प्लस 8,000 इसको ऐड करें तो ये 15,000 आएगा। इसका मतलब है कि दोनों साइड्स इक्वेशन की इक्वल है और इसमें जो अफेक्ट हुए अकाउंट्स वो एसेट के अकाउंट्स सिर्फ अफेक्ट हुए हैं। एक तरफ कैश जो है वो कम हुआ है और दूसरी तरफ से इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ है। इसमें जो लाइबिलिटीज है या इक्विटी है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ट्रांजैक्शन 3.
SoftBite purchases supplies expected to last for several months for $1,600 from Acme Supply Company. Acme agrees to allow SoftBite to pay this bill next month in October. This transaction is referred to as a purchase on account or a credit purchase. इस ट्रांजैक्शन को देखें तो हमें ये समझ आती है कि जो कंपनी है उसने सप्लाईज परचेज की है जिसकी अमाउंट $1,600 है और कंपनी ने एक्मे के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि वो ये अमाउंट जो है वो कैश में भी पे नहीं करेगा बल्कि वो नेक्स्ट मंथ में यानी अक्टूबर के अंदर इसकी पेमेंट करेगा। जब परचेज ऑन अकाउंट हो जब भी लिखा आएगा परचेज ऑन अकाउंट इसका मतलब है कि ये परचेज क्रेडिट के थ्रू या सिंपली लिखा होगा क्रेडिट परचेज या लिखा होगा कि परचेज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब भी यही है कि ये परचेज जो है वो क्रेडिट के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इसकी इम्पैक्ट क्या आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। हमारी जो प्रीवियस अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कंटिन्यू रहेगी, हम उसको हर दफ़ा चेंज नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू रहेगी। जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन करते जाएंगे उसी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम उसको ऐड करते जाएंगे। जैसे एसेट्स में हमारे पास पहले कैश और इक्विपमेंट था, अब हमने सप्लाईज परचेज की हैं तो हमने उसके अंदर एसेट्स में उसको ऐड कर दिया सप्लाईज को। इसी तरह लाइबिलिटीज में इससे पहले अकाउंट्स पेबल नहीं था, अब हमने ऐड कर दिया अकाउंट्स पेबल और प्लस हमने जो कैपिटल था ऑन इक्विटी के नीचे हमने कैपिटल लिख दिया। जो लास्ट ट्रांजेक्शन थी हमने क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस इतनी नहीं है, जब आप अपने पास इसको लिखोगे तो आप प्रीवियस ट्रांजेक्शन साथ साथ आपकी चलती रहेंगी। तो हमने लास्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन थी उसमें वो जो ओल्ड ट्रांजेक्शन है उसमें 8,000 कैश था, 7,000 का इक्विपमेंट था और 15,000 जो था वो आरडीएल कैपिटल था। अब जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें हमने सप्लाईज परचेज की हैं ऑन अकाउंट, और ऑन अकाउंट का मतलब है कि हमने क्रेडिट के ऊपर परचेज किया। जब हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो इसका मतलब है कि क्रेडिट परचेज लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जो जनरेट होगी उस अकाउंट का नाम होगा अकाउंट्स पेबल। तो यहाँ पे हमने जो सप्लाईज हैं, क्योंकि सप्लाईज हमारा एसेट है जो आपने परचेज किया, तो एसेट्स इंक्रीज कर गए हैं बाय $1,600। हमने सप्लाईज के नीचे लिख दिया $1,600 और ये थर्ड ट्रांजेक्शन उसके बिल्कुल सामने लिखा था। इसके बाद जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है हमने अकाउंट्स पेबल के नीचे लिख दिया $1,600। इसके बाद दोबारा से हम एडिशन करेंगे, $8,000 एज इट इज नीचे लिखेंगे, फिर 1,600 हमने एज इट इज नीचे लिखा, फिर 7,000 नीचे लिखा। इस तरह इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमने 1,600 लिखा प्लस फिर हमने 15,000 लिखा। अब इन दोनों साइड्स को आप ऐड कर लें तो दोनों साइड्स इक्वल है। $16,600 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है और $16,600 जो है वो राइट हैंड साइड पे। तो इस ट्रांजेक्शन में जो अफेक्ट हुआ है वो एसेट्स के अकाउंट अफेक्ट हुआ और लाइबिलिटीज का अकाउंट अफेक्ट हुआ। इसमें सप्लाईज इंक्रीज हुई और दूसरी तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज हुई और अकाउंट्स पेबल जो है वो $1,600 से इंक्रीज कर दिया, हमने उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। ट्रांजेक्शन नंबर 4, SoftBite receives $1,200 cash from customers for programming services it has provided. This transaction represents the SoftBite's principal revenue producing activity. इस ट्रांजेक्शन में जो बिजनेस है यानी SoftBite उसने प्रोग्रामिंग सर्विसेज प्रोवाइड की। प्रोग्रामिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना इस जो SoftBite है इसका मेन बिजनेस है और उसके अगेंस्ट जो है वो कस्टमर से जो पैसे लेगा तो वो उसका रेवेन्यू कहलाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना बेसिकली इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उसका जो बिजनेस जो SoftBite है उसका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो प्रोग्रामिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो $1,200 जो उसने कस्टमर से रिसीव किए हैं इन टर्म्स ऑफ कैश तो वो उस कंपनी का रेवेन्यू होगा, इसलिए लिखा है कि इट इज ए रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। नाउ वी विल सी व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 4 ऑन द एसेट्स लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। हमने इस बिजनेस में बेसिकली कैश रिसीव किया है $1,200 का। कैश रिसीव करने का मतलब ये हुआ कि कैश जो है वो बिजनेस में इंक्रीज हो गया, इसलिए हमने कैश के नीचे जो पहले ओल्ड हमारे पास बैलेंस था 8,000 का उसके नीचे हम लिख दिया है प्लस $1,200। और क्योंकि ये उसका रेवेन्यू था और हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था कि जो जो रेवेन्यू है वो इक्विटी को इंक्रीज करता है।
इसीलिए हमने इस $1200 को इक्विटी सेक्शन में कैपिटल के नीचे लिख दिया। एक तरफ जो है वो एसेट्स इंक्रीज कर गए और दूसरी तरफ जो है वो इक्विटी इंक्रीज कर गई। इसके बाद हमने इनको ऐड किया, 8000 प्लस 1200, तो हमारे पास न्यू बैलेंसेस आ गए $9200 प्लस वो सप्लाईज का जो बैलेंस है वो एज इट इज हम उसको नीचे लिखेंगे। इसी तरह इक्विपमेंट का जो बैलेंस है उसको हम एज इट इज नीचे लिखेंगे। इस तरह इक्वेशन की दूसरी तरफ जो है वो अकाउंट्स पेबल का जो बैलेंस था उसको एज इट इज हम नीचे लिखेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। और फिर उसके बाद आर्निल जो कैपिटल है उसमें $15,000 में ऐड कर देंगे 1200, तो हमारे पास आ जाएगा $16,200। अब इन सब को हम ऐड कर लें तो हमारे पास जो अमाउंट आती है लेफ्ट हैंड साइड पे वो आती है $17,800 और जो राइट हैंड साइड है उस पे अमाउंट आती है $17,800। So cash is increased by $1,200 and our nil capital is increased by $1,200. Transaction number 5. SoftBite receives a bill for $250 from the Daily News for advertising but postpones payment of the bill until a later date. SoftBite ने डेली न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट की थी और डेली न्यूज़ ने उनको बिल भेज दिया कि आपने ये पैसे हमें देने हैं, जिसकी अमाउंट $250 है। तो सॉफ्ट बाइट यानी बिजनेस ने अभी तक ये पेमेंट नहीं की थी और डेली न्यूज़ ने उनको इसका बिल भेज दिया कि आपने ये पेमेंट जो है वो करनी है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए। अगर पैसे नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्रेडिट के ऊपर एडवर्टीजमेंट हुई और उसके अगेंस्ट अकाउंट्स पेएबल यानी लाइबिलिटीज जनरेट होगी जिसे हम अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और जो अकाउंट्स पेएबल है उसके नीचे लिख दिया हमने +250। हमने जो था इक्विटी सेक्शन में ये पढ़ा था कि रेवेन्यूज इंक्रीज करते हैं इक्विटी को और एक्सपेंसेस जो हैं वो डिक्रीज करते हैं ऑनर्स इक्विटी को। तो हमने यहाँ पे जो कैपिटल है उसमें माइनस लिख दिया 250। तो एक तरफ लाइबिलिटी जनरेट हो गई और दूसरी तरफ ऑनर्स इक्विटी जो है वो इससे कम हो जाएगी। और हमने दोबारा से बैलेंसेस जो है वो नए बैलेंसेस लिखे और जो कैश सप्लाईज इक्विपमेंट था उसके बैलेंसेस एज इट इज हमने लिखे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। अकाउंट्स पेएबल जो है अब वो 1600 से इंक्रीज होके 1850 हो गई। 1600 में हमने ऐड कर दिया 250 और जो कैपिटल था उसमें से हमने 250 लेस कर दिए तो हमारे पास बैलेंस आ गया $15,950। इन सबको ऐड कर लेंगे अगर हम तो दोनों साइड जो है वो इक्वल है। 17,800 एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी जो है वो $17,800। तो इस ट्रांजैक्शन से अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हुए और ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज। ट्रांजैक्शन नंबर 6. SoftBite provides $3,500 of programming services for customers. Cash of $15 is received from customers and the balance of $2,000 is billed on account. इस ट्रांजैक्शन में जो सॉफ्ट बाइट है उसने प्रोग्रामिंग सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। जैसे कि हमने पहले रिकग्नाइज किया कि जो प्रोग्रामिंग सर्विसेज हैं वो इस बिजनेस का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि $3,500 के उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया और इसकी डिटेल में ये बताया कि जो $3,500 हैं इसमें से $1,500 कैश रिसीव हो गया है और जो रिमेनिंग बैलेंस $2,000 है उसके अगेंस्ट अभी कैश रिसीव नहीं हुआ, यानी कि वो अभी रिसीवेबल है। इस ट्रांजैक्शन का दो से ज़्यादा इफेक्ट हुए। यहाँ पे कैश जो है वो इंक्रीज हुआ, अकाउंट्स रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए और जो है वो रेवेन्यू या अर्निंग कैपिटल इंक्रीज हुआ। यानी कैश जो इंक्रीज हुआ एक एसेट्स है हमने उसको ऐड कर दिया कैश। अकाउंट रिसीवेबल्स हमने रिसीव अभी पैसे करने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा एसेट होता है। हमने अकाउंट रिसीवेबल्स के नीचे लिख दिए +2,000 क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू था $3,500 का। इस दोनों को ऐड करें तो ये टोटल बनता है 3,500। $3,500 जो है हमने रेवेन्यू अर्न किया और रेवेन्यू जो होता है वो ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए हमने अर्न इन कैपिटल के नीचे जो है वो प्लस कर दिया है $3,500।
और हमने न्यू बैलेंसेस डिटर्मिन किए। ये जो कैश है उसका नया बैलेंस आ गया $10,007। अकाउंट रिसीवेबल्स का न्यू बैलेंस है $2,000। सप्लाईज एज इट इज $1,600। इक्विपमेंट $7,000। अकाउंट्स पेबल में कोई चेंज नहीं है। और आर कैपिटल में हमने ऐड कर दिया 15,950 में $335, तो ये आ गया $19,450। जब हमने ऐड किए हैं दोनों साइड्स तो हमारे पास जो बैलेंस आ गया है वो आ गया $21,300। और ये इक्वल है दोनों साइड्स। तो यहाँ पे इस जो ट्रांजैक्शन में इस एक दो से ज़्यादा इफेक्ट जो हमने देखे, और यहाँ पे 3 अकाउंट्स इफेक्ट हुए। एक कैश का अकाउंट इफेक्ट हुआ, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स का अकाउंट इफेक्ट हुआ, और आर नील कैपिटल का अकाउंट इफेक्ट हुआ। तो आपने याद रखना है, जैसे मैंने पहले कहा था, कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके इफेक्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7, expenses paid in cash for September are store rent $600, employees salaries $900 and utilities $200। इस ट्रांजैक्शन में उन्होंने डिटेल दी है हमें कि ये एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं सितंबर के मंथ में। इसमें स्टोर रेंट है, एम्प्लॉय सैलरीज है और यूटिलिटीज। हम देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। ओल्ड बैलेंसेस हमने पहले लिख लिए, उसके बाद सेवंथ ट्रांजैक्शन 7 पॉइंट हमने लिखा, तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 7 है। और इसके बाद हमने जो है वो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट यहाँ पे लिखा। तो $17 क्योंकि हमने एक्सपेंसेस पे किए इन कैश, तो हमने जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है, इन सबको ऐड कर लें तो ये बनती है $1,700। इसलिए हमने कैश में से माइनस कर दिए $1,700। और हमें ये पता है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो इक्विटी को डिक्रीज करते हैं, और हमने उसकी डिटेल लिख दी, रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस। और हमने कैपिटल में से इस कैपिटल के नीचे हमने उसको माइनस कर दिया, 600 माइनस 900 और माइनस 200। इसके बाद हमने बैलेंसेस को ऐड किया और लेस किया, तो हमारे पास नए बैलेंसेस आ गए। जैसे कैश का बैलेंस नया आ गया हमारे पास $9,000। अकाउंट रिसीवेबल्स, सप्लाईज, इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं आया, अकाउंट्स पेबल में कोई चेंज नहीं आया। और फिर हमने जो कैपिटल का अमाउंट बैलेंस था 19,450 का, उसमें से फिर हमने ये 600, 900, 200 हमने लेस कर दिए, तो हमारे पास आर्न कैपिटल का नया बैलेंस आ गया $17,750। इनको जब हमने दोनों साइड्स को ऐड किया तो बैलेंसेस आ गए $19,600। तो इस केस में एक तरफ कैश डिक्रीज कर जाएगा और दूसरी तरफ सेम अमाउंट के साथ इक्विटी डिक्रीज कर जाएगी। ट्रांजैक्शन नंबर 8, सॉफ्ट बाइट pays its $250 डेली न्यूज एडवर्टाइजिंग बिल इन कैश। जो हमने ट्रांजैक्शन पहले की थी उसमें सॉफ्ट बाइट ने डेली न्यूज के $250 देने थे, और इस ट्रांजैक्शन में अब उन्होंने सॉफ्ट बाइट को जो $250 हैं वो पे कर दिए। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि एक तरफ कैश डिक्रीज कर जाएगा कि आपने कैश पे कर दिया है, और दूसरी तरफ से अकाउंट्स पेएबल सेम अमाउंट के साथ डिक्रीज कर जाएंगे। क्योंकि जब हमने एडवर्टीजमेंट की थी हमने पैसे पे नहीं किए थे, लेकिन हमने उस वक्त जो चीज़ रिकग्नाइज की थी वो हमने लाइबिलिटी को रिकग्नाइज किया। हमने कहा कि अकाउंट्स पेएबल हैं और ये पे हमने करने हैं, और एक्सपेंसेस को हमने रिकग्नाइज किया और जिसको हमने आर्न कैपिटल जो था उसकी इक्विटी में से लेस कर दिया। क्योंकि जब एक्सपेंस इनकर हो जाता है तो हम उसको एक्सपेंस को रिकग्नाइज कर लेते हैं, और इसलिए हमने वहाँ पे एक्सपेंसेस को इक्विटी में से लेस कर दिया। और दूसरी चीज़ हमने जो रिकग्नाइज की वो लाइबिलिटी थी, यानी अकाउंट्स पेएबल थे। अब हमने अकाउंट्स पेएबल पे कर दिए, तो एक तरफ से कैश डिक्रीज कर जाएगा बाय $250, और दूसरी तरफ से अकाउंट्स पेएबल जो है वो डिक्रीज कर जाएंगे बाय $250। और जो बैलेंसेस होंगे दोनों साइड्स के वो आ जाएंगे $19,350, और ये दोनों साइड्स इक्वल। ट्रांजैक्शन नंबर 9, the sum of $600 in cash is received from customers who have previously been billed for services in transaction number 6।
ट्रांजेक्शन नंबर 6 में हमने देखा था कि पुरानी सर्विसेज तो प्रोवाइड की थी, लेकिन जो कैश था वो पूरा का पूरा कैश रिसीव नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हमने $600 का कैश जो है उन कस्टमर से रिसीव किया। अब ये देखते हैं कि हम इसको अब कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। हमने अकाउंट रिसीवेबल से जब कैश रिसीव किया तो हमारे पास कैश जो है वो 600 से इंक्रीज कर गया, और हमने जो 2000 बैलेंस था उसमें से अब हमने $600 जो है वो कैश रिसीव किया। तो अकाउंट रिसीवेबल्स ने क्योंकि 600 में पे कर दिए हैं, इसलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल्स का जो बैलेंस है उसमें से 600 को माइनस कर दिया। तो एक तरफ कैश इंक्रीज कर जाएगा 600 से, और दूसरी तरफ अकाउंट रिसीवेबल्स डिक्रीज कर जाएंगे 600 से। एक तरफ एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ एसेट डिक्रीज हो रहा है। हमारे पास न्यू बैलेंसेस आ जाएंगे इनको ऐड माइनस करने के बाद, और फिर हमने दोनों साइड्स को जब ऐड किया तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल। ट्रांजैक्शन नंबर 10, Ray Neal withdraws $39 in cash from the business for his personal use. रे नील जो कि ऑनर था इस बिजनेस का, उसने पर्सनल यूज के लिए $13 कैश जो है वो बिजनेस से विदड्रॉ किया। अब हम ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या है। जब ऑनर जो है वो बिजनेस से पैसे विदड्रॉ करेगा, एसेट विदड्रॉ करेगा, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स जो हैं वो ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ऑनर्स इक्विटी को रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है और एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स की हैं ऑनर ने, $13 कैश जो विदड्रॉ किया है बिजनेस से, उससे इक्विटी जो है वो 1300 से लेस कर देंगे। इसी तरह क्योंकि कैश उसने विदड्रॉ किया है तो कैश को हम 1300 के अमाउंट के साथ लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो न्यू बैलेंसेस आ जाएंगे, उसके बाद हम उनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल है। अब हमारे पास जो कैश का न्यू बैलेंस है वो $8050 है, और अकाउंट्स रिसीवेबल्स का $14 है, सप्लाईज का $16 है, और इक्विपमेंट का $7000 है। अकाउंट्स पेबल का $1600 है, और कैपिटल जो है उसका बैलेंस हमारे पास 16450। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपने करना ये है कि इसको पहले गौर से सुने, उसके बाद कॉपी पेंसिल लेके आप इसको इसकी फॉर्मेट के मुताबिक जो है आप इसको अपने रजिस्टर के ऊपर करें, और इसी चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 1A जो है उसको मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ। इसी फॉर्मेट को सामने रखें और फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई अमाउंट, कैश की अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल्स में न चली जाए और अकाउंट रिसीवेबल्स की अमाउंट कहीं और न चली जाए। आप प्रॉपर जो है वो उसको वहाँ पे आप लाइनें लगाएं, और तमाम अकाउंट्स बड़े साफ, नीट, क्लीन हो, जिनको समझना आसान हो, तो उनको आप करें। हैंड रिटन असाइनमेंट है ये, उसको सॉल्व करें और फिर आप मुझे उसे MS जो टीम है उस पर अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच।